नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और आओ पीटी पास करो सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है मध्यकालीन इतिहास को अब देखेंगे और इसमें भी सल्तनत काल को देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने मतलब अगर प्राचीन इतिहास को लेकर के जितने भी लेक्चर्स हुए अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख ले। पॉलिटी की चीजें हो रही हैं सुबह 9 बजे और शाम को जो है 5 बजे हिस्ट्री चल रहा है। तो आप लोग इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहिए और सैटरडे को जो है हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो ही रहा है। तो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में जो है 5 बजे आप लोग चैनल पे जरूर बने रहें और जो भी वीडियो पढ़ रहे हैं वो देखते रहिए और जो पास्ट में पढ़ चुके हैं उनको तो जरूर देख लें, चाहे वो आरओ के समय में पढ़े हों, क्योंकि उन सारी वीडियोस की भूमिका आपके आगामी पीटी परीक्षा में देखने को मिलेगी। जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला हो गई है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल का सारा एकदम डिटेल से करवाया गया है और करंट अफेयर्स के भी कई वीडियो पड़े हुए हैं, तो वो सब देख लें और आगे जो आएंगे उसी के विस्तार होंगे। जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला आएगी तो जो 10 वीडियो हुआ है उसके आगे हम पढ़ाएंगे। इसी तरीके से जो करंट अफेयर्स की चीजें जो पीछे कराई जा चुकी हैं उससे बियॉन्ड जो है अलग चीजें कराई जाएंगी। तो आप लोग जो है पीछे की चीजों को भी देखते रहिए और परीक्षा का इंतजार मत करिए। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो परीक्षा काफी दिन है तो ऐसे एक एक दिन करके बीत जाएगा और लास्ट मोमेंट में होता क्या है कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर बर्डन हो जाता है। तो ऐसे में जो फैक्चुअल चीजें होती हैं उससे गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा बनेगी। तो उससे बचने के लिए, और जो आप लोग आते हैं परीक्षा देकर के कहते हैं कि सर आ रहा था बस सिल्ली मिस्टेक हो गया या कंफ्यूजन में गलत हो गया, ये तो जान ही रहते कि दो ऑप्शन नहीं होगा, होगा यही दो, लेकिन सर लगा नहीं पाए। तो वो क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि वही है कि परीक्षा के समय में आपने बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास किया है। ठीक है, परीक्षा के समय में पढ़ना चाहिए, लेकिन परीक्षा के पहले 10 दिन पहले तो केवल केवल रिवीजन मोड में होना चाहिए, ना कि कुछ नया पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि परीक्षा अब बहुत ज्यादा मतलब दूर नहीं है, बहुत समीप है। तो ऐसे में जो है आप अपनी पढ़ाई की जो गति है उसको तेज करिए, घंटे बढ़ाइए अपने, और जो भी पीछे के वीडियोज हैं उसको जो है रिवीजन करते आइए। ये शेड्यूल तो मैंने चर्चा करी थी, तो इस समय चैनल पे बने रहना अपरिहार्य है। तो दिल्ली सल्तनत देखते हैं, इसका समय जो होता है 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का समय होता है। और इसमें आप लोग जानते ही होंगे जो गुलाम वंश होते हैं, फिर खिलजी वंश आते हैं, बलबन आता है, उसके बाद फिर तुगलक वंश आता है, सैयद आते हैं, फिर लोधी वंश आते हैं और फाइनली लोधी वंश कि जो अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोदी, उनकी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा वो पराजित होते हैं 1526 ईस्वी में, और जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। तो इधर 2-3 वीडियो के माध्यम से, मतलब ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 पार्ट 3 के माध्यम से हम पूरा जो है सल्तनत काल की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी चीजों को जो है वो कवर करेंगे। तो बस आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर जो है वो सत्ता ग्रहण की थी। तो 1206 ईस्वी में गोरी की डेथ होती है और गोरी का ही गुलाम रहता है ऐबक। और ऐबक जो है लोगों के कहने पर जो है वो लाहौर से जो गोरी की जो विरासत होती है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, मतलब सत्तासीन होता है। और 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य का जो समय होता है वो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते हैं उसमें गुलाम वंश के सुल्तान होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे कि 1206 से 1290 के बीच में जो मुख्य होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, इल्तुतमिश आते हैं, रजिया आती है इसी में, फिर बलबन आते हैं। तो ये सब गुलाम वंश से संबंधित रहते हैं और आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। 1206 से 1290 ईस्वी के बीच जो गुलाम वंश के जो शासक हुए उनके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबली राजवंश की स्थापना की थी। और ये सब किस वंश से संबंधित थे? तो गुलाम वंश से संबंधित थे। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। तो इनका समय 1206 से 1210 रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
और ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से ही जो है शासन का संचालन किया, और उसकी राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी। मतलब अभी तक जो है मतलब दिल्ली राजधानी नहीं बनी थी, और दिल्ली राजधानी बनाने का काम किसके समय में हुआ था, इल्तुतमिश के समय में। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये राजधानी से भी प्रश्न पूछा गया है। मिनहाजुल सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान बताया। किसने बताया, मिनहाजुल सिराज ने। और वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला कहा गया। तथा पील बख्श, देखिए लाख बख्श तो आप लोग जानते ही होंगे कि भाई ये कुतुबुद्दीन ऐबक की टाइटल है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दानी था। लेकिन उसे पील बख्श भी की उपाधि मिली थी, और पील माने हाथी होता, तो हाथियों को भी बहुत ज्यादा उपहार में देता था। तो इसीलिए लाख बख्श और पील बख्श जो उपाधियां हैं, ये दोनों उपाधियां किसकी हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं। उसने 1199 ईस्वी में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। समय याद रखिए, 1199 ईस्वी में कौन से सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इसी के कुतुबुद्दीन के नाम पर, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसका भी नाम कुतुबुद्दीन था, तो वो अपने नाम पे नहीं, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पर जो है वो कुतुब मीनार की नींव रखती है 1199 में और जिसे इल्तुतमिश ने 1230-31 के मध्य में पूरा कराया था। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब काफी समय लगा था इसके बनने में। और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत मतलब सडन डेथ हुई थी, और बहुत ज्यादा जो है वो चाहे प्रशासन के क्षेत्र में, कला स्थापत्य के क्षेत्र में उस तरीके का योगदान नहीं दे पाया, क्योंकि इसको समय ही जो है बहुत कम मिला हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जानिए कि इल्तुतमिश तुरंत जो है शासक नहीं बना था, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद था, पुत्र नहीं था। पुत्र आराम शाह थे, लेकिन आराम शाह विलासी होने के कारण ये इन्हें जल्दी से ही सत्ता से इल्तुतमिश ने हरा करके सत्ता को हस्तगत कर लेता है। तो ये भी जानिएगा कि ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था, और इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अब आते हैं इल्तुतमिश को। तो इनका टाइम पीरियड होता है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। और इल्तुतमिश का अर्थ क्या है, साम्राज्य का स्वामी। और कुतुबुद्दीन का दामाद इल्तुतमिश जो था वो इलबरी कबीले का तुर्क था। तो पहली चीज तो ये कुतुबुद्दीन का दामाद था, और किस कबीले का तुर्क था, तो इलबरी जो कबीला था उससे संबंधित था, मतलब ये तुर्क था। और इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली को राजधानी ही इसने बनाया था, और चूंकि इसको लंबा समय मिला शासन करने का, तो ऐसे में इसने बहुत सारे प्रयास किए। अभी आगे चल करके आप देखेंगे, चाहे वो एकता व्यवस्था हो, दल चालीसा का गठन हो, साम्राज्य के विस्तार की बात हो, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की बात हो, आर्थिक सुदृढ़ीकरण की बात हो, तो ये सारे प्रयास जो है वो किसके समय में होते हैं, तो वो इल्तुतमिश के समय में होते हैं। इसीलिए अगर पूछा जाए कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो इल्तुतमिश था। ऐबक ने इल्तुतमिश को आरंभ से ही सर जहांदार, मतलब अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया था। तदोपरांत उसे बरन, मतलब जो हमारा वर्तमान बुलंदशहर है, तो इसे बुलंदशहर की जो है वो इकता भी प्रदान की गई थी। किसे, इल्तुतमिश को, किसके द्वारा, ऐबक के द्वारा। आरपी त्रिपाठी के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो वो बदायूं का सूबेदार था। और इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को जो है वो वंशानुगत बनाया था। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दासता से मुक्त कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे कि चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इल्तुतमिश, ये सब किसके दास रहते हैं, तो ये जो है देखिए इल्तुतमिश का स्वामी रहता है ऐबक, और ऐबक का स्वामी रहता है मोहम्मद गोरी। तो एक तरीके से इल्तुतमिश जो था वो दासों का दास था, मतलब अगर गोरी से आप जोड़ेंगे। और गोरी ने ऐबक को दास्ता से बाद में मुक्त किया था, पहले तो दास्ता से ये मुक्त हुए थे कौन, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कब दास्ता से मुक्त हुए थे, 1206 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध जो है बहुत बहादुरी पूर्ण इन्होंने
प्रदर्शन किया था, तो खोखरों के विरुद्ध, और इसी से प्रभावित होकर गोरी ने इन्हें जो है दास्ता से मुक्त कर दिया था। कब किया था? 1206 ईस्वी में, इसको भी ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा यहाँ अब हम फैक्ट पे जाएंगे, क्योंकि यदि आप जो है पीवाईक्यू आपके जेहन में होगा तो आप देखते होंगे कि किस तरीके से फैक्ट वाली चीजें पूछी जाती हैं। इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम और अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्क ने चहलगानी या चालीसा कहा जाता है। तो मतलब इल्तुतमिश की एक बड़ी उपलब्धि थी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, कि वो 40 योग्य सरदारों का एक दल का गठन करता है और उसे तुर्क चहलगानी या दल ए चालीसा के नाम से संबोधित किया जाता है। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। तो कब हुआ था? 1221 ईस्वी में। और कैसे होता है? तो जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक पहुंच गया था। तो ख्वारिज्म के शासक होते जलालुद्दीन मंगबरनी, और इससे जो है चंगेज खान की कुछ अदावत रहती है, तो इनको पीछा करते हुए, चूंकि इनके राज्य पे वो आक्रमण करता है, ये भाग करके भारत की तरफ आते हैं और ये इल्तुतमिश से सहयोग भी मांगते हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने जो है बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण डिसीजन लेते हुए इनके अनुरोध के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिससे जो है चंगेज जो उस समय का बहुत बड़ा ताकतवर शासक था, उसके आक्रमण से सल्तनत की रक्षा करने में सफल होते हैं। तो टाइम पीरियड ये देखिए, 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी को याद रखिएगा, और 1230-31 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। तो जो तुर्की सत्ता में देखेंगे तो इल्तुतमिश के समय में ही 1230-31 में बंगाल को जो है वो पूर्ण आधिपत्य में लाया गया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपने उल्लेख बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया था। मतलब इसने जो है बगदाद के खलीफा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी, और इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। तो सिक्कों पर टकसाल के नाम लिखवाने की परंपरा भी जो है इल्तुतमिश के समय में ही शुरू हुई थी। और ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो रजिया का अपने सिक्कों पर जो उत्कीर्ण कराता है नाम, तो वो कब कराता है? तो ग्वालियर विजय के बाद कराता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय कब की थी? जल्दी से कमेंट करें आप सभी। उसने इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया था। मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण प्रथा शुरू होती है इक्तेदारी की प्रथा, तो इक्तेदारी की प्रथा को शुरू करने वाला सल्तनत का जो शासक होता है वो इल्तुतमिश ही होता है। और सबसे पहली बार जो सुल्तान की सेना की जो चीजें निकल के आती हैं, तो वो भी इल्तुतमिश के समय में ही होता है। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो मौद्रिक व्यवस्था पे भी इसने बहुत काम किया था। और चांदी का टंका, देखिए टंका किसका था? चांदी का था, और जीतल जो था वो तांबे का था। इसका ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। तो जब इल्तुतमिश की डेथ होती है तो शासक कौन बनता है? रुकनुद्दीन बनता है। हालांकि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन रजिया जो है, जो इसने तुर्क चहलगानी का गठन किया था, तो जो तुर्क सरदार थे वो नहीं चाहते थे कि एक स्त्री जो है उनकी शासिका बने। तो ऐसे में जो है, चूंकि समाज पितृ सत्तात्मक था, वो भी मध्यकाल में, आज लोग महिलाओं की सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उस समय तो ये बहुत बड़ी घटना थी। तो ऐसे में रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया जाता है, और रुकनुद्दीन के समय उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में वास्तविक सत्ता थी। मतलब जो इनकी पत्नी होती है इल्तुतमिश की, तो शाह तुर्कान, तो वाकई में असली सत्ता जो है वो संचालित कौन कर रही थी? शाह तुर्कान। लेकिन ये कुचक्री महिला थी, मतलब षड्यंत्रकारी थी, और जो अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। इसे जन समूह द्वारा पदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो रजिया को सुल्तान बनाया गया, तो रजिया को सुल्तान किसने बनाया था? दिल्ली की जनता ने बनाया था। मतलब ये मस्जिद में जाती है, लाल कपड़े पहन करके न्याय मांगती है, और जो है जनता जब किसी चीज को ठान लेती है, तो सोचिए कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी जो है जनता ने जो है सत्ता को पलट दिया। तो ये चीजें हैं। आप लोग जल्दी से बताइए कि अभी पूर्व मध्यकाल में कौन सा ऐसा शासक था जिसे जनता ने जो है शासक बनाया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं।
और यदि आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आप लिंक कर पा रहे होंगे। और ये प्रश्न पूछा भी गया है, और इतना हिंट दे दे रहे हैं कि वो पाल वंशीय शासक होता, पालों का शासक होता। अब तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो अब आते हैं रजिया को। तो इल्तुतमिश के बाद जस्ट उत्तराधिकारी कौन, मतलब कौन राजा बनता है, तो रुकनुद्दीन बनता है। इसका ध्यान रखना, रजिया नहीं बनती, रजिया बाद में बनती है। 36 से 40 तक का इसका समय होता है रजिया का। ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चांदी के टंके पर उसका नाम भी अंकित करवाया था, किसका, रजिया का। इसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया, जिनमें निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खान अयाज और मलिक इजूजुद्दीन सलारी। तो ये सब जो प्रसिद्ध तुर्क थे, अमीर थे, जो दले चालीसा के मेंबर थे, तो इन लोगों ने जो है रजिया का भरपूर विरोध किया और इसके चाल चरित्र पे भी प्रश्न लगाया, क्योंकि रजिया का जो ड्रेस होता था वो मेल की तरह वो ड्रेस पहनती थी। और इस पे एक अमीर जो अश्व आखुर का जो रहता है प्रधान, उससे अनैतिक संबंधों को भी लेकर के आरोप लगते हैं। और वर्तमान में भी देखा जाए तो महिलाओं पे जो सबसे बड़ा आक्रमण होता है कि उसके चरित्र को लेकर के लोग आक्रमण करते हैं। तो ये एंशिएंट काल में भी चीजें रही हैं। 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने जो है वो विद्रोह कर दिया और अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। तो 1240 ईस्वी में क्या होता है कि जो सरहिंद का सूबेदार होता है अल्तुनिया, वो विद्रोह कर देता है। तो इसी विद्रोह को दबाने रजिया सरहिंद जाती है, लेकिन यहाँ जो है वो पराजित होती है, कैद कर ली जाती है। और इसी स्थिति में जो है दिल्ली के अमीरों ने इसे, मतलब इसके भाई जो बहराम शाह हैं, इसे तो दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं। और एक समय के बाद ये शादी करके प्रयास करती है कि चीजों को फिर से मेंटेन किया जाए, लेकिन ये मारी जाती है। और एक बेहतरीन शासिका का बहुत ही बुरी तरीके से अंत होता है। रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी। कुछ इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण उसके महिला होने को मानते हैं। तो सबसे पहला तो कि रजिया भाई असफल की हुई, योग्यता में तो वो सबसे ज्यादा थी, तभी तो उसके पिता ने उसे उत्तराधिकारी बनाया था। तो असफलता में सबसे बड़ा कारण था कि महिला थी, और महिला होने की वजह से तुर्क जो अमीर थे, जो प्रभावशाली सरदार थे, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हर समय जो है वो जैसे जैसे उनको मौका मिला बगावत करते गए। और ये अपने पूरे शासनकाल में उन्हीं बगावतों के अंत करते समय, मतलब लड़ती रही, बहादुर महिला थी, और अंत समय इसकी डेथ भी इसी तरीके से होती है। अब आते हैं मोइजुद्दीन बहराम शाह, जो 40 से 42 तक शासक होते हैं। अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद नायब मुमलकत की स्थापना की, और सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता एतगीन को मिला। चूंकि एतगीन ने ही इन्हें शासक बनाया था, तो ऐसे में ये करते क्या है कि एतगीन को बहुत बड़ा पद देते हैं। नए पद का सृजन ही होता नायब मुमलकत का, कि मतलब एक तरीके से सुल्तान के बाद यही सर्वेसर्वा होते हैं। और आप ऐसे समझ लीजिए कि सिंबॉलिक हेड तो ये होते हैं मोइजुद्दीन बहराम शाह, लेकिन जो कार्यकारी हेड होता है वो एतगीन ही होता है, और ये करीब 2 साल तक शासन करते हैं। फिर अगला एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं नासरुद्दीन महमूद। मतलब आप देखेंगे कि इल्तुतमिश के बाद जो थोड़ा बहुत योग्यता थी रजिया में, नहीं तो फिर जो है कठपुतली शासक बनने का दौर शुरू होता है। और नासरुद्दीन महमूद का जो समय होता है 1246 से 1265 ईस्वी के बीच होता है। यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था, तथा खाली समय में कुरान की नकल करना इसकी आदत थी। मतलब ये सुलेख लिखता था कुरान का, बहुत सुंदर, और शायद उसी को बेच करके अपने जीवन यापन भी ये करता था। और मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात नासरी इसे ही समर्पित की। इसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था। तो तबकात नासरी किसकी रचना है? मिनहाजुद्दीन सिराज का है। और मिनहाजुद्दीन सिराज ने जो तबकात नासरी समर्पित की है किस शासक को? तो नासरुद्दीन महमूद को की है। और ये नासरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली के काजी के पद पर भी नियुक्त था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
और नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में आ गई थी। मतलब नासरुद्दीन महमूद चूंकि शांत प्रिय था और वो जान भी रहा था कि अगर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं या अपनी सत्ता का वास्तविक जो है संचालन करते हैं, तो ऐसे में जो तुर्क सरदार हैं ये मुझे जीने नहीं देंगे, मेरी भी एक तरीके से हत्या ही होगी जैसे पूर्ववर्ती चीज शासकों की हुई है। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा सीमित कर लेता है और कला स्थापत्य में, सांस्कृतिक चीजों में स्वयं को लगाता है। और वास्तविक जो सत्ता इस समय रहती है नासरुद्दीन महमूद के काल में, तो वो बलबन के समय बलबन का होता है। और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो बलबन को जो उलूग खां की उपाधि मिली थी, कब मिली थी? 1249 ईस्वी में। किसके द्वारा मिली थी? तो नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा मिली थी। और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमलकत का भी पद इसे दे दिया गया था। तो मतलब सुल्तान के बाद दूसरे नंबर का पद इसी के पास था, बलबन के पास। और 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उत्तराधिकारी बन जाता है। तो अब 1265 में बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो है खुद जो है वो दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ होता है। अब आते हैं बलबन को देखते हैं। तो जो बलबन का समय रहता है वो 1265 से 1287 तक ये शासन करते हैं। और बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। तो वजीर के रूप में भाई नासिरुद्दीन महमूद के समय में भी ये महत्वपूर्ण जो है पर्सनालिटी रहता है, और फिर तो ये सुल्तान बन ही जाता। तो करीब करीब इसको शासन प्रशासन का एक लंबा अनुभव इसके पास था, बलबन के पास। और बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह भी इलवरी तुर्क था। तो इलवरी तुर्क अभी पीछे मैंने इसी किसी एक शासक को और बताया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करें, क्योंकि वहां से तो प्रश्न भी पूछा गया था कि इनमें से कौन, 4 शासकों के नाम दिए गए थे और पूछा गया था किसमें से कौन शासक जो है वो इलवरी तुर्क है। अब आपसे पूछा जाएगा, 2 शासकों का नाम दे दिया जाएगा और इसमें से पूछा जाएगा कौन कौन से इलवरी तुर्क हैं। तो एक जो है पीछे वाला है और एक बलबन। तो बलबन भी जो है वो इलवरी तुर्क ही है। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने दिल्ली में बलबन को खरीदा था। तो बलबन को किसने खरीदा था? तो इल्तुतमिश ने किया, खरीदा था। कब खरीदा था? तो जो 1233 ईस्वी में जब ये ग्वालियर का अभियान करता है इल्तुतमिश, वेरी इंपॉर्टेंट, ये समय याद रखिएगा। तो बलबन किसका दास था? इल्तुतमिश का। कब खरीदा था? 1233 ईस्वी में, ग्वालियर विजय के समय में। और सोचिए कि जब ग्वालियर की विजय वो कर रहा था, तो करने के बाद वो रजिया को अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। अपने जो चांदी के टंके थे उस पे रजिया के नाम को भी उत्कीर्ण कराया था। तो ग्वालियर जो है विजय इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है उसके शासनकाल में। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति जो है अपनाता है। चूंकि आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से सुल्तान के जो पद की प्रतिष्ठा थी इल्तुतमिश के बाद लगातार गिरती गई थी। तो ऐसे में वह रक्त और लौह की नीति अपनाता है। अब आप कहिएगा सर रक्त और लौह की नीति क्या है? तो अभी बस रट लीजिए, क्योंकि इसको यदि हम बताने लग जाएंगे तो 10-15 मिनट इसी पे चला जाएगा और आपकी क्लास लंबी हो जाएगी। पीटी में अब रक्त और लौह की नीति क्या थी इस पे प्रश्न नहीं आएगा। ये पूछा जाएगा कि रक्त और लौह की नीति जो है किसने जो है अपनाया था? तो वो बलबन ने अपनाया था। आप लोग अगर विश्व इतिहास पढ़ रहे होंगे तो एक शासक और था, मतलब विश्व इतिहास में आप लोग बताइए कि किसने विश्व इतिहास में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो जो हमारे हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे होंगे जिनका यूपीएससी में मेंस होगा, मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, तो वो जरूर बताएंगे इस चीज को। तो उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। तो ये भी वो खुद को अपने जिल्ले इलाही कहता भी है। और बलबन अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफ्रयासियाब का वंशज बताता है। चूंकि होता क्या है ना कि ये निम्न जाति से था, तो ऐसे में चूंकि इसे सुल्तान की पद प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करना था, तो ऐसे में अगर ये अपने आप को बहुत उच्च कुलीन वंश परंपरा से नहीं जोड़ेगा तो समाज में उसको इस तरीके की स्वीकार्योक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए ऐसा प्रयास करता है कि स्वयं को जो है अफ्रासियाब का वंशज बनाता है, बताता है। फिर कहता है कि अपने जो उत्तराधिकारी हैं कैक्युवाद, कैक्युमर्स, तो ये वहीं की परंपरा के नामों को रखता है। फिर इसके बाद करता है कि सिजदा और पैबोस की प्रथा का जो है वो प्रचलन इसी ने करवाया था, जो कि इस्लाम में जो है
वो पूरी तरीके से वर्जित है भाई। सिजदा और पैबोस एक तरीके से आप झुक करके किसी के सामने झुकाना, और इस्लाम में तो ये है कि भाई जो सर है केवल केवल खुदा के सामने झुकेगा, बाकी उसके सारे बंदे एक समान हैं। तो ये सब चीजें भी करता है, क्यों करता है? ताकि जो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बहाल हो। बलबन ने चालीसा दल का दमन किया, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि दल चालीसा का गठन किसके द्वारा किया गया था, जिसका दमन बलबन ने किया? बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। तो बरीद ए मुमालिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो बरीद ए मुमालिक क्या था? ये गुप्तचर विभाग था। और मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक अन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो दीवाने अर्ज बेसिकली सैन्य विभाग था, और इसकी स्थापना बलबन ने सबसे पहले की थी। किस लिए की थी? तो मंगोलों से निपटने के लिए की थी। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार ये पूछा गया है। उसने सिजदा घुटने पर बैठकर सिर झुकाना और पाबो सुल्तान के चरण का चुंबन करना की प्रथा को दरबार में शुरू कराया, जो मूलतः ईरानी प्रथा थी और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। तो क्यों गैर इस्लामी समझा जाता था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त तो उसने दरबार में प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नवरोज प्रथा का भी आरंभ कराया था। तो नवरोज प्रथा को आरंभ किसने कराया था? तो बलबन ने कराया था। बलबन ने इक्तादारों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इक्तादारी प्रथा में जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था, बलबन ने किया था। उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मोहम्मद को वहां का जो है शासन सौंपा। किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करते हुए वह मारा गया। कौन मारा गया? तो शहजादा मोहम्मद मारा गया। और शहजादा मोहम्मद देखा जाए तो जो बलबन का तो ज्येष्ठ पुत्र था और वही उत्तराधिकारी था। समझ लीजिए कि बलबन का सबसे प्रिय पुत्र था और सबसे योग्य था। और दुर्भाग्यवश मंगोलों के आक्रमण के समय उसकी उनसे लड़ते हुए ये जो है वीर गति को प्राप्त होता है, इसकी डेथ होती है। और विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिनका नाम तूतिये हिंद या भारत का तोता था, और अमीर हसन, देखिए अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये शहजादा मोहम्मद के ही दरबार से संबंधित थे। तो बलबन का जो बेटा था तो उन्हीं के आश्रय में कौन रहता था? अमीर खुसरो रहता था, और अमीर हसन, ये दोनों जो विद्वान हैं ये शहजादा मोहम्मद के दरबार में रहते थे। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुवाद जो है उसका उत्तराधिकारी हुआ। तो बलबन की मृत्यु के बाद उसका बेटा नहीं वो बनता है अधिकारी, मतलब उत्तराधिकारी, उसका पौत्र बनता है, कैकुवाद बनता है। और जो एक अत्यंत विलासी एवं कामुक व्यक्ति था, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ये तो पीछे ही मैंने बताया, किसने? बलबन ने, ना कि कैकुवाद ने। अमीरों के एक गुट के नेता आरिज मुमालिक मलिक फिरोज ने कैकुवाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। तो कैकुवाद को जो है चूंकि विलासी थे और इनको जो है कौन मार देता है? तो फिरोज जो है वो मार देते हैं, आरिज मुबालिक मलिक फिरोज, जिसका उपनाम क्या होता? जलालुद्दीन। और यही जो है आगे चलकर खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? यही जलालुद्दीन खिलजी या मलिक फिरोज। इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज रहता है, और ये जलालुद्दीन के नाम से जो है अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश देखने से पहले ये कुछ हमारे संस्थान के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहले तो हमारा जो आरओ का प्रोग्राम है, और दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज है। तो ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही आपके लिए फ्रूटफुल है और मुख्य परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से समर्पित है। यहाँ डेली आपको टास्क दिया जाता है, आप लिख करके दिखाते हैं, इनका मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है, और फिर मॉडल आंसर दिए जाते हैं। कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। देखिए पूरा कमेंट किया गया है, सारी कमी जो बताई गई है, और फिर जो है इसी तरीके से मॉडल आंसर दिया जाता है। और जो हमारा मेंटरशिप बैच है उसका उद्देश्य तो यही है कि इसके माध्यम से हम जो है 750 प्लस प्रश्न जो है मुख्य परीक्षा में आपके जाने से पहले पहले करा के भेजें, ताकि आप बहुत अच्छी स्थिति में रहें। तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। अब आते हैं खिलजी वंश।
और खिलजी वंश में की जो स्थापना होती है वो 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा होती है। और दिल्ली सल्तनत के वंशों में खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम 1290 से 1320 मतलब 30 साल तक जो है शासन किया था। तो ये पूछा जाता है कि दिल्ली में जो शासन तंत्र किसका सबसे ज्यादा था, तो तुगलकों ने सबसे अधिक शासन किया था सल्तनत काल में, और सबसे कम किसने शासन किया था, तो खिलजियों ने किया था। कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी या कुलागढ़ी के महल में जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक को करवाया था। तो जो जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कैकुबाद के द्वारा जो किलोखरी में बनवाया गया जो अपूर्ण किला था किलोखरी में, वहीं इसने करवाया था। और मुसलमानों का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण जो है जलालुद्दीन के समय ही किया हुआ। और उस समय कौन शासक थे, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। किसने किया था, तो ये सर्वविदित है कि जो इसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी रहता है उसके नेतृत्व में जो है ये आक्रमण होता है। तो देखिए, मुसलमानों का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण पूछा जाए तो शासक उस समय कौन रहता है, तो शासक जलालुद्दीन रहते हैं। अभी तक अलाउद्दीन खिलजी शासक नहीं बने हैं, मतलब शासक जलालुद्दीन खिलजी ही रहते हैं, इसका ध्यान रखना है। हाँ, सेनापति तो किसका था, तो सेनापति के रूप में था कौन, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। और किसको हराया था, तो देवगिरी के शासक जो रामचंद्र देव होते हैं उनको हराया था। विद्रोहियों के प्रति जलालुद्दीन ने दुर्बल नीति अपनाई और कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं थी। तो चूंकि सत्ता ही इन्हें जो है उम्र के अंतिम पड़ाव पे मिली थी, ऐसे में ये सोच रहे थे कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से चीजें हो जाए। और जो विद्रोह करते थे उनके प्रति भी ये उदार भाव अपनाता था। और ये स्टेटमेंट तो इनकी दुर्बलता को दिखाता है, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली शासक जो है वो भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में विद्रोह को तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई विद्रोह को बर्दाश्त कर रहा है तो समझ लीजिए कि फिर वो आत्मघाती कदम उठा रहा है, मतलब वो अपनी चीजों को थ्रेट उत्पन्न कर रहा है। तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू ने जो है विद्रोह कर दिया था। तो एक बड़ा विद्रोह इसके समय में कब हुआ, मलिक छज्जू का हुआ। कड़ा मानिकपुर का ये सूबेदार था और इसी को दबाने के लिए इसने किसको भेजा, अपने भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका दमन किया और अलाउद्दीन खिलजी को ही बाद में इसकी सूबेदारी दे दी गई, कहाँ की, कड़ा मानिकपुर की। 19 जुलाई 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवगिरी के आक्रमण के पश्चात कड़ा गया। वहां उसके भतीजे द्वारा छल पूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया। इसमें कहानी ये है कि जब दक्षिण से वो लौट के आता है, मतलब तो बहुत ज्यादा वहां से धन धान लेकर के आता है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण का अभियान करता है वो इनको जो है जो सल्तनत के सुल्तान आते हैं जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को विश्वास में लेके करता भी नहीं है। तो ऐसे में इनको सूचना मिलती है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा धन संपत्ति दक्षिण से लेकर के आया है। तो ये उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भाई जो तुम सामान लूट के लाए हो तो उस पर तो राज्य का अधिकार है। तो वो धोखे से इनको कहता है, नहीं चाचा जी बिल्कुल आप आए और आप ही की चीजें, हम तो आपके सेवक हैं। और इनको वहां बुलाता है कि भाई ये सब सारी चीजें आप ले जाइए। और ये उसके झांसे में आते हैं, वो यहाँ वहां जाते हैं और इनकी जो है वो हत्या कर देता है और स्वयं को जो सुल्तान घोषित कर देता है। कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो समय है तो ये 1296 से 1316 ईस्वी के बीच है, मतलब 20 वर्ष तक ये शासन करता है। इसका मूल नाम क्या था, तो अली गुरसास्प था। ये याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि अली गुरसास्प किसका मूल नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी का था। इसकी उपाधि थी खलीफा का नाइब सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी। तो खलीफा का नाइब सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी किसकी उपाधि थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी। दिल्ली का कोतवाल और अलाउद्दीन का मित्र अलाउल मुल्क ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिससे अलाउद्दीन शासन के विषय में सलाह लेता था अथवा वही उसे सलाह देने की साहस कर सकता था। नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है पूरी तरीके से निरंकुश शासक था। जैसे बाद में एमबीटी आता है, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सब सल्तनत काल के प्रभावशाली और मतलब निरंकुश शासक होते हैं कि मतलब किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते। और अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने धर्म को राजनीति से एकदम अलग कर दिया। मतलब धार्मिक जो चीजें जो हावी थी राजनीति पे, उसने जो है उसको एक
सीमा में बाधित किया और कहा कि भाई आपका काम जो पूजा पाठ कराइए, धर्म की चीजों को देखिए, राजनीतिक दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जवाबियत और जो शरीयत की जो चीजें हैं तो उसको बैलेंस, क्या मतलब उसको एकदम अलग अलग पृथक करने का प्रयास किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके पहले क्या था कि इल्तुतमिश हुए या बलबन हुए, कोई भी हुए, तो कहीं न कहीं उन पे जो है उलेमा वर्ग का प्रभाव रहता था और उनके दबाव में वो काम करते भी थे। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के काल में ही हुआ। कितनी बार हुआ? 6 बार हुआ। और अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती इसामी दोनों ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति किसने कहा है? तो अमीर खुसरो ने कहा है और ईसामी ने कहा है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की एक नवीन विजय थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस समय याद रखिएगा कि 1303 में वो चित्तौड़ की विजय करता है। इसके पूर्व इसे किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। मतलब चित्तौड़ को जीतने का सबसे पहला काम किसके द्वारा किया गया? 1303 ईस्वी में किया गया और वो किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा और इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। तो कौन सा ऐसा अभियान है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी रहता है? तो यही जो चित्तौड़ का अभियान होता है। और जालौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत में अंतिम अभियान था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जालौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था, तो इसका समय भी बताइएगा। और 1320 उसके आसपास ही रहा होगा, चूंकि अंतिम है तो आप समझ सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राज्य को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में विलय किया था। तो रणथंभौर पर कब ये आक्रमण करता है? तो 1301 ईस्वी में। अमीर खुसरो रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन के साथ था। तो रणथंभौर अभियान के समय में भी अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो चित्तौड़ रणथंभौर जो भी अभियान हुए इस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी रहते थे। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी ही था। देखिए, प्रथम मुस्लिम सेनापति है, प्रथम शासक नहीं है। प्रथम शासक कौन था? तो वो इसका चाचा और पूर्व जो खिलजी वंश का संस्थापक रहता है जलालुद्दीन खिलजी। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र को राय रायन की पदवी और चंदोवा देकर सम्मानित किया। उसे 1 लाख सोने के टंके दिए और 9 सारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। तो चूंकि ये देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को हराता है और उनसे तमाम उपहार लेता है, लेकिन बदले में बहुत कुछ देता भी है। और अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के विरुद्ध हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला अभियान कब हुआ था, क्योंकि एक बार तो अभियानों से ही यूपी कमीशन ने प्रश्न पूछा है कि कब कब किस समय हुआ था। तो 1301 में क्या हुआ था, 1303 में क्या हुआ? 1301 में रणथंभौर का अभियान करता है, 1303 में चित्तौड़ का अभियान करता है, 1298 में गुजरात का अभियान करता है और ये पहला सैन्य अभियान इसका रहता है। यहाँ का शासक बघेल राजपूत कर्ण था। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। मतलब जब ये गुजरात पर आक्रमण करते हैं तो उस समय वहां का शासक कौन रहता है? तो बघेल शासक कर्ण रहता है। और इसी अभियान के समय कैम्बे से मलिक काफूर को पकड़ा गया था। तो जो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ज्यादा विश्वास पात्र था और एक महत्वपूर्ण सेनापति था। तो वो अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ मिला था? तो यही जो गुजरात अभियान किया गया था, तो कैम्बे से जो है इसे पकड़ा गया था। और अलाउद्दीन के समय में दक्षिण का सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया गया। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने का जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु काफूर के पास भेजा था। तो अलाउद्दीन के समय में जो दक्षिण पे अभियान किया गया तो वो उसका सेनापतित्व तो कौन कर रहा था? तो ये अमीर खुसरो ये मलिक काफूर कर रहा था। और मलिक काफूर जब जो तेलंगाना मतलब वारंगल के जो शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, तो जब इनको लगता कि हम हार जाएंगे तो ये अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाते हैं और उसे जंजीरों में कैद करते हुए मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। आत्मसमर्पण का वो चिन्ह होता है और ऐसे में ये आत्मसमर्पण करते हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था। और कोहिनूर हीरा तो जानते ही होंगे कैसे कैसे होते हुए वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये ब्रिटेन चला गया है। और जो ब्रिटिश जो महारानी की जो ताज है या जो भी किंग होते हैं, राजा होते हैं या रानी होती हैं, तो उनके ताज में आज भी हमारा कोहिनूर हीरा चमक रहा है। तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। पहली बात तो ये वारंगल में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के पास रहता है और वही जो है
जब आत्मसमर्पण करते हैं तो उपहार देते हैं, तो उपहार स्वरूप जो है कोहिनूर हीरो को भी देते हैं, किसको, काफूर को देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए गुजरात, ये 1298 या 99, तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं 98 भी है, तो आप घबराइएगा नहीं, मतलब पहला याद रखिएगा गुजरात है। और रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, और वारंगल जो है वो 1310 में। तो ये अभियानों का इनका क्रम है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना भी बनाई थी, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। और सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो मतलब राशनिंग व्यवस्था तो आप लोग जान ही रहे होंगे, या बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था, और इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, क्योंकि 1000 दिनार जो है देकर इसे खरीदा गया था, किसे, मलिक काफूर को। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि राजनीतिक जो आदर्श है, तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और वही जो मैंने पीछे बताया कि भाई ये जो है अमीर जो उलेमा वर्ग थे, जो धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, उनको कह दिया कि आपकी जो सीमा है वो धर्म तक ही है, और वहां भी आप उच्च नहीं है, वहां हमारा निर्णय जो हम कहेंगे वो आप पे भी बाध्यकारी होगा। तो ऐसा साहस सबसे पहले सल्तनत काल में किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया था। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को तो माना, लेकिन प्रशासन में आपका जो है वो दखल स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब उसका ये था। उसने यामीन उल खिलाफत और नासरी अमीर उल मोमिनीन, मतलब खलीफा का नायब की जो है उपाधि धारण की थी। तो यही जो अभी आरओ का पेपर आपने दिया होगा, तो देखिए यही प्रश्न पूछा गया था कि नासिर उल अमीर उल मोमिनीन की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां विभूषित किया। तो खजाइनुल फुतूह किसकी रचना है, अमीर खुसरो की है। और इसमें जो है खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या कहते हैं कि यह विश्व का सुल्तान था, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान था, युग का विजेता था, और जनता का जो है ये चरवाहा था। ये सारे स्टेटमेंट किसके हैं, अमीर खुसरो के हैं। किसके प्रति हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति हैं। अब थोड़ा सा अगर सैनिक सुधारों में देखेंगे, तो दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना की थी। और इसी स्थायी केंद्रीय सेना के भरण पोषण के लिए जो है वो बाजार नियंत्रण की भी व्यवस्था लाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी, और घोड़े के दागने की भी जो है वो प्रथा आरंभ की थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही जो है सैनिकों को सबसे पहले नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ हुई थी, मतलब सल्तनत काल में। और दाग और हुलिया की प्रथा तो ये शुरू ही करता है, क्योंकि इससे जो है सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोका जा सकता था। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था, जो खानों, मलिकों, अमीरों, सालारों इत्यादि के अंतर्गत थे। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा जाता था, तो तुमन कहा जाता था। और अगर आर्थिक सुधार में देखेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख फिरोजशाही से मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाइनुल फुतूह, इसामी की फुतूह सलातीन तथा इब्न बतूता के रहला नामक ग्रंथ से भी इस बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था को लागू किया था, और अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को जो है सहना या बाजार का अधीक्षक भी नियुक्त किया था। तो मतलब सबसे पहले पीडीएस की व्यवस्था, मतलब राशनिंग की व्यवस्था किसके समय में शुरू हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। और इसके लिए ये बहुत सारे प्रयास करता है। एक इसके लिए एक विभाग की ही स्थापना करता है, और इसमें जो है सहना या बाजार का जो अधीक्षक नियुक्त किया था, किसे किया था, तो मलिक काबुल को। इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है।
अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेशों को खालिसा भूमि में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने एक और प्रयास किया था कि जितने भी मतलब खालिसा मतलब जो राज्य की भूमि होती थी, तो वो जितने भी इनाम इमदाद जो भी भूमि दी गई थी अतीत में, तो वो उनको फिर से छीनने का काम किया। और मतलब इसको ये था कि भूमि ज़्यादा से ज़्यादा शासक के पास होने चाहिए, राज्य के पास होने चाहिए, क्योंकि यही जो है राजस्व के प्रमुख स्रोत है। अगर कोई बहुत ज्यादा भूमि का पति हो जाएगा तो उसका राजस्व यदि ज्यादा बढ़ेगा तो वो साम्राज्य के लिए थ्रेट उत्पन्न करेगा, मतलब वो विद्रोह करेगा। तो इसीलिए जो है ऐसी प्रथा अपनाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है भूमि वो पुनः जो वितरित की गई थी छोटे छोटे सामंतों को धार्मिक कार्यों के लिए, तो उसको जो है संग्रहित करने का काम करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। उसने ग्राम के मुखियों मतलब जैसे मुकद्दम और जमींदारों मतलब खुतों और साधारण किसानों बलाहारों से संबंधित आदेश जारी किए तथा खुतों और मुकद्दमों के विशेषाधिकार छीन लिए। और खुत और मुकद्दम के कुछ विशेषाधिकार थे, ये खरमेन्स का टॉपिक है। मतलब ये बिचौलिया वर्ग थे और एक तरीके से राजस्व पे इनका भी नियंत्रण होता था, मतलब काम कुछ नहीं करते थे, नियंत्रण ज्यादा था। तो ऐसी स्थिति में इनको लगा कि भाई इससे तो कृषकों का शोषण हो रहा है और राज्य को भी उस तरीके का राजस्व नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका पर कतरने का काम किसके द्वारा किया गया था, खुतों और मुकद्दमों का। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। मसाहत जो है वो मापन की एक पद्धति थी और इसके अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी हुए या एमबीटी हुए, इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो है वो टैक्स लिए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो ये टैक्स जो है 50% था, मतलब उपज का 50% जो है वो टैक्स के रूप में लिया जाता था, जो सर्वाधिक था। राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर मतलब घरी कर और चराई पर कर मतलब दुधारू पशुओं पर भी कर लगाया था। करी और करही भी एक अन्य कर लगाया था। लेकिन ये जो करी और या करही है, इसके बारे में ये जानकारी नहीं है कि ये कर जो है किससे संबंधित था। लेकिन करी और करही कर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। जैसे घरी कर तो घर से समझ में आ रहा है कि घर पे लगाया गया कर था। चराई कर मतलब दुधारू पशुएं जो चारागाहों को चरती थी उस पर कर लगाया गया था। लेकिन करी या करही कर जो है वो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। खुम्स से राज्य को 5वां हिस्सा मिलता था और शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। मतलब जो पहले था खुम्स माने क्या होता था, लूट का माल, कि मतलब जो आक्रमण होते थे तो उसमें जब राजा पराजित होता था जिसपे लोग आक्रमण करते थे, जो अलाउद्दीन की जो सेना थी, तो ऐसे में वहां की जो चीजें जो लूटपाट होती थी, उसमें जो लूटपाट होती थी 4/5 भाग किसका हिस्सा होता था, क्योंकि ये सब सैनिक ही लूटपाट करते थे। 4/5 भाग उसको सैनिकों में बांटा जाता था और 1/5 भाग जो है वो राज्य लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस व्यवस्था को पलट दिया और कहा कि जो खुम्स की जो चीजें हैं मतलब लूट की जो चीजें हैं, उसमें अब 4/5 राज्य का हिस्सा होगा और 1/5 जो है वो सैनिकों को दिया जाएगा। किंतु अलाउद्दीन तथा मुहम्मद बिन तुगलक ने नियम का उल्लंघन करते हुए खुम्स का 4/5 भाग जो है राज्य के रूप में लिया। मतलब वही है कि 4/5 पे जो है इन्होंने अपना अधिकार जताया। जकात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था और यह संपत्ति का 40वां जो है वो भाग होता था। इसी तरीके से अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्त खराज की स्थापना की थी। देखिए ख्वाजा की स्थापना भी इसीलिए हुआ था, लेकिन ख्वाजा की स्थापना बलबन करता है और दीवाने मुस्त खराज जो विभाग की स्थापना कौन करता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी करता है। इसका आपको ध्यान रखना विशेष तौर पे। उसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। 4 जनवरी 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो जाता है। तो महत्वपूर्ण सुल्तान थे, इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो पीछे मैंने करवा दिया। अब इनके जो सक्सेसर होते हैं मतलब उत्तराधिकारी होते हैं मुबारक शाह खिलजी, इनके बारे में देखते हैं। समय 1316 से 20 होता है। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद इसका पुत्र मुबारक शाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के नाम से सुल्तान बना। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। मतलब ये जो है स्वयं को कहता है भाई इसके जो फादर थे वो बहुत प्रतापी थे अपने समय में, लेकिन वो जो है अपने आप को खलीफा का नाइब बताते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, अब खलीफा का नाइब हम नहीं रहेंगे,
हम खुद ही खलीफा हैं। ऐसा करने वाला सल्तनत का यह प्रथम शासक था। तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। और अल इमाम उल उमाम खिलाफत उल लह आदि उपाधियां धारण करता है। जब ये स्वयं को खलीफा घोषित करता है तो ऐसे में अल इमाम की बात लेता है, उल इमाम और खिलाफत उल लह की जो है उपाधि ग्रहण करता है। मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो चलिए, खिलजी वंश खत्म हो गया। अब आगे जो वीडियो आएगा वो तुगलक वंश को हम देखेंगे। और देखिए, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि 2 पार्ट में तो पूरा सल्तनत खत्म ही हो जाएगा। तो आप लोग जो है अब धैर्य पूर्वक बने रहिएगा, चीजों को देखते रहिए। और यहाँ अगर आप चीजें देख लीजिए तो आपको अन्यत्र और कहीं कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सारी मतलब नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं संस्थान के द्वारा। और साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं हमारे चैनल के, एक टेलीग्राम है और दूसरा हमारा जो है समृद्धि IAS का यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और एक चैनल है हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये सारे जो चैनल हैं बहुत ही उपयोगी हैं आपकी तैयारी को लेकर के। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये सब जो है आप ही के चैनल है और इन्हें आपके ही सहयोग से आगे बढ़ना है। और सबसे अंतिम में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।